वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 25 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है प्रारंभ 3 के बारे में। प्रारंभ 3 के लिए आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डिस्काउंट मिलेगा कल यानी कि 26 ऑफ नवंबर को। ये डिस्काउंट केवल 1 घंटे के लिए ओपन होगा 11 AM टू 12 PM, 11 से 12 बजे के बीच में। ध्यान दीजिएगा प्रारंभ 3 में इनरोल करने की लास्ट डेट भी 26 ऑफ नवंबर ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल SDG अर्बन इंडिया इंडेक्स के बारे में है। SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अर्बन इंडिया इंडेक्स नाम से समझ में आ रहा है कि जो अर्बन एरिया है इंडिया का, उस संबंध में कुछ कैलकुलेशन करके या कैलकुलेशन करने के लिए कोई इंडेक्स तैयार किया गया है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यही है कि नीति आयोग ने इंडो जर्मन कोऑपरेशन के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स को अभी हाल ही में रिलीज किया। मतलब ये इंडिया और जर्मनी के कोऑपरेशन का एक हिस्सा है। फर्दर एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है 2021-2022 के लिए। पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि इंडिया में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या वो जो कर रहे हैं वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने की ओर है। उनकी प्रोग्रेस को हम मॉनिटर करेंगे इस इंडेक्स के माध्यम से। सभी अर्बन लोकल बॉडीज को या एरियाज को 0 से लेके 100 के बीच में स्कोर दिया जाएगा। 100 का मतलब ये है कि वो पूरे टारगेट्स बढ़िया से अचीव कर लेंगे 2030 तक, और 0 का मतलब ये है कि वो बहुत दूर हैं, नहीं अचीव कर पाएंगे। इंडेक्स में स्कोर्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 0 से 49 के बीच का स्कोर दिखाएगा कि वो अर्बन लोकल बॉडी एस्पेरेंट है, मतलब प्रयास कर रही है। 50 to 64 का स्कोर परफॉर्मर कैटेगरी में जाएगा। 65 to 99 फ्रंट रनर, और 100 का स्कोर बताएगा कि वो अचीवर हैं। सिग्निफिकेंस की बात यह है कि इससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर जो अचीव करने का तरीका है वो स्ट्रेंथन होगा। उसे हम थोड़ा लोकलाइज कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे जाके उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। रैंकिंग में कौन बना ऊपर और कौन गया नीचे? टॉप परफॉर्मर में आए हैं शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम, फर्दर कोची भी। वर्स्ट परफॉर्मर में रहे हैं धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी और पटना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रानी गाइडिनल्यू के बारे में है। यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी फाउंडेशन स्टोन रखा है रानी गाइडिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। यह म्यूजियम मणिपुर में बनाया जा रहा है। वहां पर जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जो अचीवमेंट्स रही या जो उन्होंने प्रयास किए उन्हें शोकेस किया जाएगा। बात करते हैं रानी गाइडिनल्यू के बारे में। 26 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था। मणिपुर में एक गांव है लुआंगकाओ। ये एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थी जो एक नागा ट्राइब है रोंगमेई, उसी से बिलोंग करती थी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए लड़ाई लड़ी। जब इन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की तो इनकी उम्र महज 13 साल थी। एक्चुअली में इनके एक चचेरे भाई थे, नाम था हैपाऊ जदोनंग। ये एक रिलीजियस लीडर थे जो क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज थी ट्राइबल एरियाज में, ये उसका सख्ती से विरोध करते थे। और वो जो उनके ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट कर रखा था। जो रानी गाइडिनल्यू थी वो अपने चचेरे भाई हैपाऊ जदोनंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और वो उनकी इस टीम का हिस्सा बन गई और उनकी लेफ्टिनेंट भी बन गई। जो जदोनंग जी थे उन्होंने एक हेराका मूवमेंट स्टार्ट कर रखा था। ये काइंड ऑफ रिलीजियस मूवमेंट था जिसके माध्यम से जो उनका एक एंसेस्ट्रल नागा रिलीजन है वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज थे। फर्दर वो एक इंडिपेंडेंट नागा किंगडम चाहते थे जो अंग्रेजों से अलग हो, अंग्रेजों से आजाद हो। रानी गाइडिनल्यू उनकी एसोसिएट बन गई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। जदोनंग से डेफिनेटली अंग्रेज चिढ़े हुए थे। उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद इस पूरे मूवमेंट की कमान रानी गाइडिनल्यू के हाथों में आ गई। धीमे धीमे ये मूवमेंट रिलीजियस से पॉलिटिकल हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस रिवोल्ट का रूप ये ले चुका था। कई सारे प्रयास किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा रानी गाइडिनल्यू को पकड़ने के, वो असफल रहे। लेकिन अंततः महज 17 वर्ष की आयु में वो अंग्रेजों के हाथ आ गई और उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया। उनके रोल को एक्नॉलेज करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें डॉटर ऑफ हिल्स और रानी का टाइटल दिया। वो उनसे जेल में मिलने भी गए थे
और काफी कोशिश की थी कि उन्हें आजाद करवा लिया जाए। यद्यपि आजादी तो उन्हें देश के आजाद होने के बाद ही मिली, लेकिन उसके बाद उन्हें रानी गाइडिनल्यू के नाम से पुकारा जाने लगा। 2016 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक फास्ट पेट्रोल वेसल कमीशन किया उन्हीं के नाम पर, ICGS रानी गाइडिनल्यू। उम्मीदतन आप इनके कंट्रीब्यूशन को समझ पाए होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ताइवान स्ट्रेट के बारे में है। हाल ही में यूएसए का एयरलेग बर्क क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS मिलियस ये ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा। चाइना डेफिनेटली इससे चिढ़ गया होगा। ताइवान जो खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, यद्यपि दुनिया के मैक्सिमम देश इसे स्वीकार नहीं करते और चाइना का हिस्सा मानते हैं, और ऑफिशियली कई सारे देश इसे चाइनीज ताइपे पुकारते हैं, फिर भी ताइवान अपने आप में आजाद है। उनके पास अपनी आर्मी, अपना लेजिस्लेचर और अपना पॉलिटिकल सिस्टम है। ताइवान स्ट्रेट ये चाइना को ताइवान से अलग करता है। यहां पर देखिए, यह है मेनलैंड चाइना और ये है ताइवान, और यहां पर है ताइवान स्ट्रेट। वैसे तो ये साउथ चाइना सी का पार्ट है, लेकिन इसका जो नदर्न पार्ट है वो ईस्ट चाइना सी को टच करता है। ये 110 मील लंबा चैनल है जो मेनलैंड चाइना को ताइवान से अलग करता है। इसे फार्मोसा स्ट्रेट या फिर ताई हाई के नाम से भी पुकारा जाता है। ये बात जो तीसरी लाइन में लिखी है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। फर्दर ये जो चाइना का साउथ ईस्टर्न पार्ट है उससे टच होता है, और जो चाइना का फुजियान प्रोविंस है उसका ईस्टर्न पार्ट क्रिएट करता है या बनाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में है। गैलेंट्री अवार्ड्स का मतलब है वीरता अवार्ड। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा शौर्य या वीरता का परिचय दिया है तो ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं 2021 के लिए। गैलेंट्री अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं? वीरता पुरस्कार या गैलेंट्री अवार्ड्स ऑनर करने के लिए दिया जाता है किसी भी सोल्जर, पर्सनल या ऑफिसर की ब्रेवरी और सैक्रिफाइस को। वो आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हुए हो सकते हैं, या कई बार ये अवार्ड सिविलियंस को भी दिए जाते हैं अगर उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया है तो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके लिए एप्लीकेशन साल में 2 बार इनवाइट करती है। ये एप्लीकेशन आर्म फोर्सेस को देने होते हैं और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देने होते हैं कि वो किसे चाहते हैं कि ये अवार्ड्स दिए जाएं, और उनके कंट्रीब्यूशन को भी मेंशन करते हैं। फर्दर साल में 2 बार ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, एक तो रिपब्लिक डे के ओकेशन पे और दूसरा इंडिपेंडेंस डे के ओकेशन पे। इन अवार्ड्स की हिस्ट्री क्या है? देश की आज़ादी के बाद ही पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड्स बनाए गए। इसके पहले कि मैं आपको इन अवार्ड्स के बारे में बताऊं, मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बताना चाहता हूं। इन अवार्ड्स को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। नाम से स्पष्ट है, ऐसे अवार्ड्स जो किसी व्यक्ति को उस समय वीरता दिखाने के लिए दिए जाएंगे जब युद्ध की स्थिति हो, युद्ध चल रहा हो, और ऐसे अवार्ड्स जो पीस टाइम में किए गए किसी वीरता के काम के लिए दिए जाएं। ऐसे अवार्ड्स जो वॉर टाइम गैलेंट्री के लिए दिए जाते हैं वो हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे सुप्रीम माना जाता है। सेकंड नंबर पे महावीर चक्र और थर्ड नंबर पे वीर चक्र हायरार्की में आते हैं। ये केवल तभी दिए जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने वॉर के टाइम पर बहुत ज्यादा वीरता या शौर्य का परिचय दिया हो। ये मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, इसमें आते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इसके अलावा तीनों ही सेनाएं अपने अपने मेडल्स भी देते हैं, जैसे कि सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल। सेना मेडल आर्मी देती है, नौसेना मेडल नेवी देती है और वायुसेना मेडल एयरफोर्स दिया करती है। इसकी हिस्ट्री अब समझते हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, इन्हें 26 जनवरी 1950 को इंस्टीट्यूट किया गया और कहा गया कि ये 15 अगस्त 1947 से ही एप्लीकेबल होंगे। मतलब उसके बाद जिसने भी वीरता दिखाई है वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद 3 और अवार्ड्स बनाए गए, अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3। लेकिन बाद में 4 जनवरी, ये देखिए बने तो 1952 में थे, लेकिन लेटर ऑन जनवरी 1967 में इनका नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो आप ये गैलेंट्री अवार्ड समझ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल AK-203 के बारे में है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग एक डील को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे 6.71 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स। ध्यान दीजिएगा, ये राइफल्स डिजाइन किए गए हैं रशिया के द्वारा। डिफेंस के फील्ड में इंडिया और रशिया के जो कोलैबोरेशंस का सीन है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, काफी ज्यादा बढ़िया है। जो ये AK-203 है, राइफल्स की कैटेगरी में जो AK-47 या AK सीरीज के जो राइफल्स हैं उनमें ये सबसे एडवांस है।
ये AK-47 जो राइफल्स बहुत बड़े स्केल पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे कहीं ज्यादा लेटेस्ट और एडवांस वर्जन है। इसके अतिरिक्त इंडिया में मैसिव स्केल पे इंसास राइफल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लगभग 3 दशकों से 1980 के बाद से ही इंसास राइफल्स यूज हो रहे हैं, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। ये उनसे भी कई गुना ज्यादा बेहतर है। AK-203 राइफल ये रिलायबल है, ड्यूरेबल है और इन्हें मेंटेन करना आसान है। फर्दर ये एर्गोनॉमिक्स, एक्यूरेसी और डेंसिटी को शो करते हैं, काफी ज्यादा इफिशियंट हैं, एक्यूरेट हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो इंसास राइफल्स हैं जो आज वाइडली इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, उनकी तुलना में काफी हल्के हैं, छोटे हैं और खतरनाक हैं। इनका हल्का और छोटा होना इन्हें और खतरनाक इसलिए बनाता है बिकॉज इन्हें दूर तक कैरी किया जा सकता है सोल्जर्स के द्वारा अपनी पीठ पर भी। AK-203 इंडिया के लिए इसे इंडिया में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरह बनाया जाएगा। नाम से स्पष्ट है, इंडिया और रशिया दोनों की कंपनीज होंगी, ज्वाइंट वेंचर है। इंडिया की ओर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड शामिल होगा, रशिया की ओर से रोसोबोरो, नेक्सपोर्ट और कंसर्न कलाशनिकोव ये शामिल होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारत गौरव स्कीम के बारे में है। इंडिया में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। रेलवे इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहता है और इसीलिए लॉन्च किया गया है या अनाउंस किया गया है भारत गौरव स्कीम। इसके पहले अभी तक आपने रामायण सर्किट का नाम जरूर से सुन लिया होगा। रामायण सर्किट में क्या होता है? रामायण सर्किट में एक ट्रेन चलेगी जो रामायण से एसोसिएटेड सभी लोकेशंस पर रुकेगी। टूरिस्ट को वहां पे विजिट करवाया जाएगा, उनके अकोमोडेशन, उनकी फूडिंग की व्यवस्था की जाएगी। जो ऑन रोड ट्रिप है उसे भी अरेंज किया जाएगा और पूरी ट्रिप कंप्लीट कर दी जाएगी। ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स होती हैं। जैसे कि सिमिलरली गुरु कृपा ट्रेन जो है वो गुरु नानक से संबंधित सभी प्लेसेस को टच करते हैं। जैसे कि रामायणा थीम की ट्रेन लॉर्ड राम से संबंधित सभी प्लेसेस को टच करते हैं और वहां पर विजिटर्स को विजिट करवाते हैं, लोकेशंस को दिखाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अब हम ऐसे कई सारे और सर्किट बनाएंगे अंडर भारत गौरव स्कीम। अभी तक रेलवे पैसेंजर सेगमेंट और गुड्स सेगमेंट में ही डिवाइडेड थी। अब एक तीसरा सेगमेंट तैयार हो रहा है, दैट विल बी सेगमेंट फॉर टूरिज्म। इसमें कोई रेगुलर ट्रेन नहीं जाएंगी जो हर दिन आएंगी या जाएंगी। एक ट्रेन जब इसमें चलती है तो वो 15 दिन 17 दिन रन करती है और पूरी ट्रिप कंप्लीट करती है। कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, कंसोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटिटी ये कह सकते हैं कि हम इस थीम पर ट्रेन चलाना चाहते हैं। जो उसकी जिम्मेदारी लेंगे उन्हें सभी सर्विसेज पैसेंजर्स को देने होंगे, जैसे कि रेल ट्रेवल, होटल एकोमोडेशन, साइट सीइंग अरेंजमेंट, विजिट, टूर गाइड्स, सब कुछ। और उसके लिए वो एक इंक्लूसिव पैकेज तैयार करेंगे जो कि टूरिस्ट पे करेगा। इस स्कीम का बेनिफिट ये होता है कि इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को लोगों तक पहुंचाएगा और उन्हें हिस्टोरिकल प्लेसेस तक पहुंचाकर उनकी सिग्निफिकेंस को पोर्ट्रे करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दुनिया के या यूनिवर्स के अभी तक जाने जाने वाले फास्टेस्ट स्पिनिंग व्हाइट ड्वार्फ के बारे में है। हमारी जानकारी में ये सबसे तेज घूमने वाला व्हाइट ड्वार्फ है। यूनिवर्स असीम है, अनंत है, हो सकता है कुछ इससे भी तेज घूमने वाले व्हाइट ड्वार्फ हों, बट हमारी जानकारी में इससे तेज घूमने वाला व्हाइट ड्वार्फ आज तक नहीं आया। इसके पहले कि मैं इस मामले में आपको कुछ भी और बताऊं, मुझे आपको बताना होगा कि व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है। व्हाइट ड्वार्फ ये एक प्रकार का तारा होता है। कैसा तारा होता है? देखिए, दुनिया में जिस भी चीज का जन्म हुआ है उसका अंत होगा। वैसे ही यूनिवर्स में असंख्य संख्या में तारे हर दिन बनते और नष्ट होते हैं। तारों के नष्ट होने की प्रक्रिया 2 प्रकार से हो सकती है और ये 2 प्रकार उनके भार और डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर तारे का आकार बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसके खत्म होने के बाद वो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर तारे का जो भार है और डेंसिटी है वो कम है, उसका आकार छोटा है, तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक तारा खत्म क्यों होता है? देखिए, तारा जो है या फिर स्टार्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन से अपनी एनर्जी अचीव करते हैं, अवेल करते हैं, जहां पर 2 एटॉम्स आपस में टकराते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब ये एनर्जी एक तारे के भीतर प्रोड्यूस होती है तो वो बाहर की ओर एक फोर्स लगाती है। लेकिन तारे के आउटर लेयर में जो मटेरियल होता है, मास होता है, वो उसके कोर की ओर ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट होता है, तो वो बाहर की ओर से एक दबाव बनाता है। ये जो अंदर से बाहर की ओर एनर्जी का निकलना है और बाहर ग्रेविटेशन की वजह से मास का अंदर की ओर जाना है, ये एक बैलेंस क्रिएट करता है और इसी बैलेंस की वजह से एक तारा स्टेबल बना रहता है और हमें चमचमाता हुआ दिखता है।
लेकिन ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया है, ये कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी। एक स्टार के पास अब न्यूक्लियस नहीं बचेंगे जो आपस में टकरा के एनर्जी पैदा कर सके। उसके बाद उस तारे के भीतर एनर्जी बनना बंद हो जाएगी, और जैसे ही ये एनर्जी बनना बंद होगी, ये जो एनर्जी का फ्लो बाहर की ओर आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस तारे का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और जो आउटर लेयर में बाहर की ओर जो मास है, जो डेंसिटी है, जो मैटर है, उसे अंदर की ओर से कोई काउंटर बैलेंस करने वाला नहीं होगा, और पूरा का पूरा मास ग्रेविटी की वजह से अपने कोर के ऊपर आकर गिर जाएगा, और कोर के ऊपर इस मास के गिरने की वजह से ये तारा कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो अगर उस तारे का आकार बहुत बड़ा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा, लेकिन अगर उसका आकार छोटा है तो वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। सारा मास इकट्ठा हो जाएगा। यद्यपि उसके पास अब एनर्जी ओरिजिनेट करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, स्टिल जो एग्जिस्टिंग एनर्जी है वो इकट्ठा हो जाएगी। उस व्हाइट ड्वार्फ का आकार, वैसे तो तारे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन धरती या उससे छोटा बड़ा आकार हो सकता है, जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी या ब्राइटनेस होगी जो चमकता रहेगा। इस तारे के पास ये ब्राइटनेस तब तक रहेगी जब तक कि इसकी सारी एनर्जी खत्म ना हो जाए और ये एक ब्लैक ड्वार्फ में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारी बातें तारे और उनके बनने बिगड़ने के बारे में मैंने आपको समझा दी। अब कॉन्टेक्स्ट समझिए। अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने कंफर्म किया है एक व्हाइट ड्वार्फ को, जो महज 25 सेकंड्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, मतलब अपनी धुरी पर घूम जाता है। इसे नाम दिया गया है लामोस्ट J0240 + 1952। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम का पार्ट है। बाइनरी स्टार सिस्टम में दो तारे आसपास होते हैं, जिसमें एक बड़ा तारा है और दूसरा है ये व्हाइट ड्वार्फ, जिसका हमने अभी नाम देखा लामोस्ट। ये अर्थ के साइज का है, लेकिन इसकी डेंसिटी अर्थ से 2 लाख गुना ज्यादा है। ये तारा बड़ा ही शरारती है, और ये एग्जाम्पल है मैग्नेटिक प्रोपेलर सिस्टम का। प्रोपेलर समझते हैं? आपने एग्जॉस्ट फैन देखा है? एग्जॉस्ट फैन जो है वो रूम के अंदर की हवा को खींच के बाहर की ओर ढकेल देता है। चूंकि ये व्हाइट ड्वार्फ बहुत तेजी से स्पिन कर रहा है, तो ये अपने आसपास के किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा। तो ये करता क्या है कि जो इसके सिस्टम में दूसरा वाला तारा है, उसके गैसियस प्लाज्मा को अपनी ओर खींचता है। यहां पे इमेज में देखिए, ये ऐसे खींच रहा है। अब कायदे से ये प्लाज्मा इस व्हाइट ड्वार्फ के ऊपर जाके गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि इसके पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लाज्मा को उस व्हाइट ड्वार्फ के पास नहीं आने देता। यद्यपि वो उसे खींचता है, लेकिन ये इसे बाहर यूनिवर्स में फेंक देता है। अब ये तो गलत बात है ना कि आप किसी दूसरे स्टार का प्लाज्मा खींच के यूनिवर्स में फेंक दे रहे हो। अब ये गलत बात है, फिर भी ये व्हाइट ड्वार्फ ऐसा करता है, और ये एग्जांपल है मैग्नेटिक प्रोपेलर सिस्टम का। ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाली बात यहां पे लिखी गई है कि जो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह वर्क करता है, और ये प्लाज्मा यूनिवर्स में चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपने समझ लिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एल सल्वाडोर के बिटकॉइन सिटी के बारे में है। एल सल्वाडोर ने अभी अनाउंस किया है कि वो एक बिटकॉइन सिटी बनाएंगे। इसके पहले उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया था, मतलब उसे कोई लेने से मना नहीं कर सकता। जो बिटकॉइन सिटी ये बनाने वाले हैं, इस सिटी को बनाने का खर्चा कहां से आएगा? इसका खर्चा पूरा करने के लिए ये 1 बिलियन बिटकॉइन बॉन्ड जारी करेंगे, और इसी बॉन्ड से इस सिटी को बनाया जाएगा। इसी सिटी में ये बिटकॉइन माइनिंग का एक प्रॉपर सिस्टम स्टैब्लिश करेंगे, जहां पर बिटकॉइन को माइन किया जाएगा। बिटकॉइन को माइन करने के लिए हमें बहुत ही हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, जहां पे हमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने होते हैं बिटकॉइन को जनरेट करने के लिए। तो एल सल्वाडोर में ये बिटकॉइंस जनरेट किए जाएंगे। लोकेशन देखिए, ये है एल सल्वाडोर, ये है नॉर्थ अमेरिका जहां पे यूएसए और मैक्सिको है, ये है साउथ अमेरिका, बीच में आता है सेंट्रल अमेरिका जहां पर छोटे छोटे कई सारे देश हैं। वहीं पर ये है ग्वाटेमाला, ये है बेलीज, और यहां पर आता है एल सल्वाडोर, ठीक है, जहां मैं मार्क कर रहा हूं। इसके ईस्ट की ओर आता है होंडुरास। अब ये जो सिटी ये बनाने वाले हैं, एक्चुअली में यहां पे एक गल्फ है, उस गल्फ को कहा जाता है गल्फ ऑफ फोंसेका, और इसी गल्फ के नजदीक में यहां पे है, देखिए एक वॉल्केनो का नाम यहां पे बताया गया है, दैट इज कॉन्चागुआ वॉल्केनो। तो कॉन्चागुआ वॉल्केनो यहां पे है, और यहीं पर इस सिटी को बनाया जाएगा। इसी वॉल्केनो की थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल इस सिटी की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इन्होंने पायलट बिटकॉइन माइनिंग वेंचर भी स्टार्ट किया था एल सल्वाडोर में इसके पहले, टेकापा वॉल्केनो के पास। चूंकि जो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है, तो ये वॉल्केनो की थर्मल पावर से बिजली बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर में किया जाता है बिटकॉइन माइनिंग के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 के बारे में है। अभी हाल ही में इसे रिलीज किया गया है। मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, कई सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आते हैं,
जिसमें एक स्टेक होल्डर ग्रुप होता है, अलग अलग एंटिटीज उसका हिस्सा होती हैं, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप होता है और एक रिपोर्ट सेक्रेटेरिएट भी होता है। ये सब मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। 2013 में पहला न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट हुआ था, N4G समिट। उसी दौरान प्लान किया गया था कि हम ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट तैयार करेंगे। पर्पस यही है कि हम एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट करते हैं कि दुनिया भर में न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है, लोगों को बढ़िया खाना मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उसका पूरा डेटा मिल जाता है। इंडिया के बारे में क्या निकल के आया? इंडिया में रहने वाली आधे से ज्यादा महिलाएं जिनकी उम्र 15 से 49, 15 to 49 के बीच है, वो एनेमिक है, मतलब कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इंडिया ने चाइल्डहुड वेस्टिंग के फील्ड में कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, बल्कि सिचुएशन खराब हो रही है। वेस्टिंग का मतलब यह होता है कि हाइट के हिसाब से बच्चे का वेट नहीं होता। 17% बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है वो वेस्टिंग का शिकार हैं। स्टंटिंग की बात करें तो इसमें इंडिया ने प्रोग्रेस तो की है। स्टंटिंग का मतलब यह होता है कि उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन फिर भी 5 साल से कम उम्र के 34% बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्टंटिंग का शिकार हैं। रिवीजन करते हैं। SDG अर्बन इंडिया इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया, दैट्स ट्रू। AK-203 असॉल्ट राइफल है, फ्रांस डिजाइन कर चुका है इसे, गलत है, रशिया द्वारा डिजाइंड है। भारत गौरव स्कीम, टूरिस्ट सर्किट ट्रेन चलाई जाएंगी, लेकिन केवल स्टेट ओन्ड ऑपरेटर्स ही चला सकते हैं, गलत है। प्राइवेट एंटिटीज और बाकी कंसोर्टियम्स ही चला सकते हैं। बिटकॉइन सिटी एल सल्वाडोर, दैट्स ट्रू। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट WHO, गलत है, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, कई सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आते हैं। तो आज के सेशन में यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।